हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 10 वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के कई वीडियोज़ को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है जो कि आपका कैलेंडर टॉपिक से है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे। पूरे साल में बोला है कि कुल कितने बुधवार होंगे। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। देखिए हमें एक चीज पता है कि एक साल में ना, अगर हम साधारण वर्ष की बात करें, एक नॉर्मल ईयर की बात करें तो एक नॉर्मल ईयर में यानी कि साधारण वर्ष में कुल मिला के 365 दिन होता है। ठीक है, एक साधारण वर्ष में तो 365 दिन होता है और एक साधारण वर्ष में सप्ताह का जो भी दिन है ना वह आपका 52 बार आएगा। अच्छा, 52 बार क्यों आएगा? क्योंकि 365 में 7 से भाग करिएगा तो भागफल आपका 52 आ जाएगा। देखिए ना, 365 में आप 7 से भाग करके देखिए। हमें एक चीज़ पता है ना कि 7 दिन के बाद वापस वही दिन आ जाता है। तो 7 पंचे देख लीजिए 35, शेष कितना आ गया 1, 15, 7 दूना 14, शेष कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो जब 365 में 7 से भाग किए तो भागफल कितना आया 52 आया और शेष कितना आया 1 आया। इसका मतलब देख लीजिए क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि सप्ताह के जो भी दिन है ना वह एक वर्ष में 52 बार आएगा, लेकिन एक शेष बच गया है। इसका मतलब एक दिन ऐसा होगा जो इस पूरे वर्ष में 53 बार आएगा। हम पूरे साल की बात कर रहे हैं। अगर हम एक नॉर्मल ईयर की बात करें, एक साधारण वर्ष की बात करें तो सप्ताह का जो भी दिन होगा ना वह आपका 52 बार आएगा, लेकिन कोई एक दिन ऐसा होगा जो आपका कितना बार आ जाएगा, पूरे वर्ष में 53 बार आएगा। अच्छा, ऐसा दिन कौन सा होगा? तो ऐसा दिन तो पहला ही दिन होगा ना। मतलब 1 जनवरी को जो भी दिन आएगा ना वह पूरे वर्ष में कुल मिला के आपका 53 बार आएगा। इसके अलावा जो भी दिन होगा वह पूरे वर्ष में केवल 52 बार आएगा। ठीक है, चलिए 1 जनवरी को आने वाला दिन पूरे वर्ष में कितना बार आएगा? 53 बार आएगा। अब हम बात करते हैं एक लीप वर्ष का। अच्छा, लीप वर्ष में क्या होता है ना कि 365 के बदले में 366 दिन होता है तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो एक दिन एक्स्ट्रा होने के वजह से सप्ताह का जो भी दिन है वह तो 52 बार आएगा, लेकिन कोई 2 दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा। ठीक है, इस वाले में नॉर्मल ईयर में कोई एक ही दिन ऐसा होगा जो 2 बार आए, कोई एक ही दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा पूरे वर्ष में। लेकिन एक लीप ईयर की बात करें तो 2 दिन ऐसा होगा जो पूरे वर्ष में आपका 53 बार आएगा। वह 2 दिन कौन कौन होगा समझिए। तो जो भी दिन 1 जनवरी को आएगा वह भी पूरे वर्ष में 53 बार आ जाएगा, या जो भी दिन 2 जनवरी को होगा वह भी पूरे वर्ष में कितना बार आ जाएगा, वह भी आपका 53 बार आ जाएगा। चलिए, तो यही आपका मेन कॉन्सेप्ट था, इसी के ऊपर आधारित आपका यह क्वेश्चन था। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझिए। एक साधारण वर्ष में क्या होगा ना कि सप्ताह का जो भी दिन है वह आपका 52 बार आएगा। सिर्फ एक दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा, और वह दिन कौन सा होगा? जो 1 जनवरी को आएगा। अगर हम एक लीप ईयर की बात करें तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए इसमें क्या होगा ना कि सप्ताह का जो भी दिन है वह तो 52 बार आएगा, लेकिन 2 दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा पूरे वर्ष में। वह 2 दिन कौन कौन होगा? तो 1 जनवरी और 2 जनवरी को आने वाला दिन जो भी होगा वह पूरे वर्ष में 53 बार आ जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। लीप ईयर की बात बोल रहा है, यानी केस 2 में हम लोग चल रहे हैं, नीचे वाले में 366 दिन। यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार, देखो 1 जनवरी को क्या है? मंगलवार है। तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे? हमें बुधवार की संख्या बताना है। तो बुधवार कब होगा? तो 1 जनवरी के दिन आपका मंगलवार बोला है ना। तो जब 1 जनवरी के दिन मंगलवार होगा तो एक चीज तो कन्फर्म है कि 2 जनवरी के दिन बुधवार होगा, क्योंकि 1 जनवरी के दिन मंगलवार तो 2 जनवरी के दिन क्या होगा? बुधवार होगा। अब हमें यह बताना है कि इस साल में ना कुल कितने बुधवार होंगे पूरे साल में। तो देखिए लीप ईयर की बात कर रहा है, 366 दिन होगा। जो 1 तारीख और 2 तारीख को दिन आएगा वह तो 53 बार आएगा ही। तो 1 जनवरी यानी कि मंगलवार भी इस वर्ष 53 बार आएगा और बुधवार भी इस वर्ष 53 बार आएगा। इसके अलावा और कोई भी दिन नहीं होगा जो इस साल 53 बार आएगा। लीप ईयर में 1 तारीख और 2 तारीख को आने वाला दिन कुल कितना बार आएगा? 53 बार। तो बुधवार जो है ना, इस वर्ष बुधवार जो है वह 2 जनवरी के दिन आ रहा है। तो 2 जनवरी को आने वाला दिन इस पूरे वर्ष में कितना बार आ जाएगा? 53 बार।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यह क्वेश्चन आपका जो है ना वह डायरेक्शन टॉपिक से है। बोला है संजीव पूरब के सामने है। पूरब किस तरफ लेते हैं हम लोग? दाहिने हाथ की तरफ। देख लीजिए संजीव पूरब के तरफ है यानी दाहिने हाथ की तरफ, ठीक है। अब बोला है कि वह 4 किलोमीटर चला और फिर दाएं मुड़ा। अब यह 4 किलोमीटर चला है, कितना चला है? 4 किलोमीटर। इस बिंदु से चलना शुरू किया, 4 किलोमीटर चला है पूरब और फिर अपने दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर जब भी बोलेगा ना तो ऐसे घुमाएंगे हम लोग क्लॉकवाइज। दाईं ओर जब भी बोलेगा तो कैसे घुमाएंगे? क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में। और बाईं ओर बोलेगा तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। बायां बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है और दायां बोलेगा तो कैसे चलना है? क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। तो 4 किलोमीटर चला, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मुड़ा यानी कि क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ऐसे चलती है ना घड़ी, दाईं ओर मुड़ी और दाईं ओर मुड़ने के बाद कितना चला है? दाईं ओर मुड़ने के बाद वह 3 किलोमीटर चला है। चलिए 3 किलोमीटर चला दिए, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ से फिर से किस ओर मुड़ा है? दाईं ओर मुड़ा है और कितना चला है? 4 किलोमीटर। फिर से दाईं ओर मोड़िए। चलिए दाईं ओर मोड़ लिए और कितना चला है? 4 किलोमीटर चला है। चला दिए 4 किलोमीटर। अब बोला इसके बाद वह पीछे मुड़ गया। अब इसके बाद वह क्या किया है? इसके बाद वह पीछे मुड़ गया है, पीछे। यहाँ पे आने के बाद वह पीछे मुड़ गया है। तो अभी बताओ कि वह किस ओर जा रहा है? तो अभी बाएं हाथ की तरफ जा रहा है यानी कि पश्चिम दिशा में वह जा रहा है। बाएं हाथ की तरफ कौन सा दिशा होता है? पश्चिम दिशा होता है। लेकिन यहाँ से अगर वह पीछे मुड़ जाएगा ना तो पश्चिम दिशा में चल रहा है, अगर पीछे मुड़ेगा तो वह किस दिशा में चलने लगेगा? वह इस तरफ दाहिने हाथ की तरफ चलने लगेगा, मतलब कि पूरब दिशा में चलने लगेगा। तो बोला है इस समय वह किस दिशा के सामने है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इस समय वह पूरब दिशा के सामने है। देखिए पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। बोला है कि ये संजीव पूरब के सामने है। चलिए पूरब के सामने है, 4 किलोमीटर चला है तो पूरब के सामने यह 4 किलोमीटर पहले चला है। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ा है तो यहाँ से दाईं ओर मोड़िए यानी कि क्लॉकवाइज मोड़िए, 3 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ से फिर से दाईं ओर मुड़ा है और 4 किलोमीटर चला है। इसके बाद क्या किया है कि पीछे मुड़ गया है। तो अब तक मैं किस ओर जा रहा था? बाएं हाथ की तरफ यानी पश्चिम की तरफ। अब पश्चिम की तरफ जा रहा था, पीछे मुड़ेगा तो पूरब की तरफ जाने लगेगा, है ना। दिशा सीधे क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्लॉक से है। बोला है दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है तो सही समय क्या होगा? दर्पण समय दिया है, सही समय पूछा है। सही समय देकर के दर्पण समय पूछे या प्रतिबिंब समय पूछे, दोनों का कॉन्सेप्ट आपका एक ही है। जब भी दर्पण समय निकालना होगा ना तो जो भी समय दिया जाए उसको आप 12 में से माइनस करिए। जो भी समय दिया जाए उसको कहाँ से माइनस करना है? 12 में से माइनस करना है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। 12 में से हम लोग माइनस तब करेंगे जब समय केवल आवर के रूप में देगा। यहाँ पे समय किस फॉर्म में दिया है? आवर और मिनट के रूप में दिया है। तो इसको आप आवर मिनट के रूप में कन्वर्ट करिए 12 को, तो क्या लिख सकते हैं आप? 11:60 लिख सकते हैं। 11:60 तो बचता नहीं है कभी। 11:60 का मतलब कितना हो गया? 12 ही तो हो गया ना। 11:60 का मतलब कितना? 12 ही हो गया। तो अगर समय केवल आवर के रूप में देगा तो इसमें से माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समय अगर आवर और मिनट के रूप में दिया है तो इसमें से माइनस करेंगे। और कई बार क्या होता है ना कि समय आवर, मिनट और सेकेंड तीनों फॉर्म में दे देगा, तो हम कहाँ से माइनस करेंगे? 11, 59 और 60। गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यह तीनों का तीनों जो समय है वो आपका एक ही समय है, 12 बज रहा है। 12, 11:60 का मतलब भी 12, 11, 59, 60, 60 होगा तो यह भी 60, 11:60 का मतलब कितना हो जाएगा? 12। तो तीनों घड़ी में आपका समय जो हो रहा है ना वह 12 ही बज रहा है आपका, ठीक है। क्या बज रहा है? 12 बज रहा है। अब हमें बताना है इसका उपयोग कब करिएगा? जब समय घंटा और मिनट के रूप में देगा। और इसका उपयोग आप कब करिएगा? जब समय घंटा, मिनट और सेकेंड के रूप में देगा। तो हमें इस बार क्या करना पड़ेगा कि घंटा और मिनट के रूप में दिया है तो इसका यूज करिए। जो समय दिया है उसको 11:60 में से माइनस करिए। तो 11:60 में से जो समय दिया है उसको माइनस करिए। 11:60 में से माइनस करेंगे 4:40। अगर 11:60 में से हम 4:40 माइनस करेंगे तो क्या समय दिखेगा? 60 में से 40 माइनस करिए 20। इसके अलावा 11 में से 4 माइनस करिएगा 7। यानी दर्पण में देखने पर अगर एक 4:40 का समय दिखाता है तो सही समय क्या हो जाएगा? 7:20 हो जाएगा। मान लीजिए कि समय दिया गया होता कि दर्पण में देखने पर 11:20 दिखाता है तो सही समय क्या होगा? तो इस समय को हम कहाँ से माइनस करते? 11:60 में से। तो 11:60 में से आप माइनस करिए 11:20। 11:60 में से 11:20 माइनस करिए
देखिए 60 में से 20 माइनस करिएगा क्या होगा 40 हो जाएगा। 11 में से 11 माइनस करेंगे 0, 0 आ जाए तो आपको 12 लिख देना है, ध्यान रहे 0 अगर आ जाए यहाँ पे तो क्या लिखना है 12 लिखना है। तो एक अलग से इस क्वेश्चन को लेकर के हम बता दिए ताकि ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो कन्फ्यूजन आपको ना रहे, ठीक है। मान लीजिए कि समय 11:20 है, पूछा जाए कि 11:20 का दर्पण समय क्या होगा या प्रतिबिंब समय क्या होगा, या प्रतिबिंब समय देकर के वास्तविक समय पूछेगा तो आप 11:60 में से माइनस करोगे, और जब 11:60 में से 11:20 को माइनस करोगे तो 0:40 आ जाएगा, और 0:40 तो ऑप्शन में होगा नहीं क्योंकि 0 तो बचता नहीं है। तो 0 का मतलब क्या होता है 12, यानी आपका समय क्या हो जाएगा 12:40 हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मान लीजिए समय दे देता कि 12:10 है ना, एक घड़ी में 12:10 बज रहा है, दर्पण समय क्या होगा इसका, तो इस समय को हम कहाँ से माइनस करते, इस समय को हम 11:60 में से माइनस करेंगे। लेकिन 11:60 में से क्या 12:10 माइनस होगा, 11:60 में से 12:10 तो माइनस नहीं होगा, तो हम इसको 24 घंटे वाले क्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 24 घंटा के बदले में है ना 11:60 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 23:60, इसको 24 घंटा वाला क्लॉक में कन्वर्ट कर लिए 23:60, इसका मतलब 24 बज गया, ठीक है। तो जो भी समय देगा उसको 24 में से हम लोग माइनस कर लेंगे। तो 12:10 को माइनस कर लीजिए, 12:10 को कहाँ से माइनस करेंगे हम लोग 23:60 में से, 23:60 का मतलब कितना 24 घंटे वाले क्लॉक में बस हम लोग चले जाएंगे। 60 में से 10 माइनस करिएगा तो 50 हो जाएगा, 23 में से 12 माइनस करिएगा तो 11, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 11:50 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना हमेशा हम लोग एक छोटा सा फैमिली ट्री बनाते हैं, ठीक है। फैमिली ट्री के मदद से कोई भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। फैमिली ट्री में दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो जनरेशन का, दूसरा जेंडर का। अकॉर्डिंग टू जेंडर अगर हम बात करें तो जो भी पुरुष होगा ना, सॉरी जो भी महिला होगा उसको सर्किल में रखिएगा, और जो भी पुरुष होगा उसको कहाँ रखना है ट्रायंगल में रखना है। बस जो भी आपका फीमेल कैंडिडेट होंगी, जो भी आपका महिला होगा उसको सर्किल में रखना है, जो भी पुरुष होगा उसको आपको कहाँ रखना है ट्रायंगल में रखना है। दूसरी चीज़, धरती पर जो पहले आया होगा उसको ऊपर, जो बाद में आएगा उसको नीचे लिखेंगे। जैसे देखिए बोला एम बहन है के की, तो एम और के बहन है, भाई बहन है, तो एम और के साथ में रहेगा। अच्छा जेंडर किसका क्लियर है, तो एम बहन है ना, तो एम का जेंडर क्लियर है, तो एम को रख लीजिए सर्कल में। एम के की बहन है तो एम और के दोनों साथ में आएगा, क्योंकि इस धरती पर दोनों साथ में आया होगा, सेम जनरेशन है, तो एम के की बहन है, एम और के को साथ में रखे। एम का जेंडर क्लियर है कि एम लड़की है, चूंकि बहन है तो इसको सर्किल में रख दिए। आगे डी भाई है के का, डी जो है ना वह के का भाई है, तो डी कहाँ रहेगा के साथ रहेगा, और चूंकि भाई है इसलिए इसको बंद कर दिए ट्रायंगल में। यहाँ पे जो भी है एक दूसरे का भाई बहन, डी इन दोनों का भाई है, एम इस दोनों की बहन है, और के का जेंडर क्लियर नहीं है कि अगर लड़का होगा तो इस दोनों का भाई हो जाएगा, लड़की होगा तो इस दोनों की बहन हो जाएगी। एक साथ जब भी आएगा तो भाई बहन ही आएगा। आगे एफ माता है एम का, एफ एम की माता है, तो एफ कहाँ रहेगा एम के ऊपर। माता पिता को हमेशा ऊपर रखना है, और एफ माता है यानी कि महिला है तो इसको रख देना है सर्किल में। देखिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर या तो उसके माता होंगे या फिर पिता होंगे, सर्किल में है यानी कि माता, और ट्रायंगल में रहता तो पिता। एफ माता है एम का, तो एम के ऊपर एफ रखेंगे और एफ माता हो गई एम का। अब बोला है हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है तो कैसे के संबंधित है एफ से, यानी के कौन है एफ का यह बताइए, के कौन है एफ का। तो देख लीजिए यहाँ जो भी है सब एफ का संतान है, क्योंकि एम की माता एफ है तो एम के और डी सब भाई बहन ही है ना, तो जो एम की माता होगी वह के और डी की भी तो माता होंगी, सबकी माता होंगी। इसका मतलब यह तीनों जो है इसका संतान है। एम पुत्री हो जाएगा एफ का, डी पुत्र हो जाएगा एफ का, और के का जेंडर क्लियर है नहीं क्लियर है, तो हमें के बारे में बताना है कि के का एफ से क्या संबंध है। तो के पुत्र या पुत्री, चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए पुत्र या पुत्री होगा एफ का, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा पुत्र या पुत्री। बहुत ही बेहतरीन मेथड है आपका, इस मेथड से हम लोग बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। अगला देखिए कपड़ा फूल और सफ़ेद के बीच सही वेन डायग्राम कौन है उसको आपको बताना है। देखिए कपड़ा का कुछ हिस्सा आपका सफ़ेद हो सकता है, क्या पूरा का पूरा कपड़ा सफ़ेद होगा नहीं, लेकिन कुछ कपड़ा सफ़ेद हो सकता है। तो यह सफ़ेद है तो कुछ कपड़ा क्या होगा सफ़ेद होगा, और फूल का भी कुछ हिस्सा क्या हो सकता है सफ़ेद, यह पूरा फूल है तो फूल का कुछ हिस्सा सफ़ेद। यह हमारा सफ़ेद का वेन डायग्राम है, कुछ कपड़ा को भी सफ़ेद बना देंगे कुछ फूल को भी सफ़ेद बना देंगे, यानी आंसर क्या होगा हमारा विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मिसिंग नंबर से यह क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए किस तरीके से किया गया है,
आप इस दोनों को गुना करिए, 8 सते 56, ठीक है, इस दोनों को गुना करिए, नीचे वाले दोनों को गुना करिए तो 8 सता 56। अब इसमें भाग करिए इसके अंतर से, तो 12 और 10 में कितना का अंतर होगा, 2 का अंतर, तो 2 से भाग करिए। 56/2 कितना हो जाएगा, 28। अब तक वैल्यू आपका 28 आया है, कितना, 34। तो इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए 6। कुल इतना काम करके इस वैल्यू को लाया गया है। पुनः समझिएगा क्या किया है, नीचे वाला दोनों को गुना किया है, इसमें भाग किया है ऊपर वाले के अंतर से और फिर एक्स्ट्रा ऐड किया है 6। सेम चीज यहाँ पे करिए, 9 × 7 करिए, कितना हो जाएगा, 63। इसमें भाग करिए ऊपर वाले के अंतर से, तो 32 और 23 में 9 का अंतर, और अलग से ऐड कर दीजिए कितना, 6। 63 में 9 से भाग करेंगे 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे आप लागू करिए, नीचे वाला दोनों का गुना करिए, तो 10 नमा कितना हो जाएगा, 90। भाग करिए ऊपर वाले के अंतर से, तो 34 और 43 में कितना का अंतर, 9 का अंतर, और प्लस ऊपर से कितना ऐड कर देना है, 6। 9 से काटिए 90 को, कितना होगा, 10, 10 और 6 16, यानी कि हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 16। तो इस तरीके से हमें इस सवाल का आपका आंसर निकालना था। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यह क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से है, ठीक है। बोला है किसी कूट भाषा में 256 का मतलब है यू आर गुड। देखिए 256 का क्या मतलब दिया है, 256 का मतलब दिया है यू आर गुड, ठीक है, यू आर गुड। अब इसमें से कौन किसका कोड है हमें नहीं पता है, ठीक है, इसी वे में नहीं होता है। दूसरा 637 का मतलब है बी आर बैड। 637 का मतलब क्या है, 637 का मतलब है वी आर बैड, वी आर बैड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है, 358 का मतलब है गुड एंड बैड। 358 का मतलब क्या है, 358 का मतलब है आपका गुड एंड बैड, ठीक है, गुड एंड बैड, यही तो है ना, गुड एंड बैड। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि एंड का कोड क्या होगा, एंड का कोड, ठीक है। चलो ध्यान से समझिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया 256 का मतलब इतना दिया है, तो ऐसा नहीं कि 2 का मतलब यू, 5 का मतलब, इस ऑर्डर में नहीं होता है, आपको ढूंढना है इस तीनों में से जो है, यह तीनों जो है इन तीनों का कोड होगा, लेकिन कौन किसका है हमें नहीं पता है। तो पता कैसे लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमें एंड का कोड निकालना है, पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि हमें कोड किसका निकालना है, ताकि सीमित काम यहाँ पे हम लोग कर सके। एंड का कोड निकालना है, तो एंड को यहाँ पे रहने दीजिए। अब बाकी देखिए, इस दोनों में आप कंपेयर करिए, दोनों में कंपेयर करिए, क्या कोई शब्द मैच कर रहा है, तो बैड यहाँ भी है, बैड यहाँ भी है, और कोई तो मैच नहीं किया। तो ऊपर नीचे इस दोनों में बैड है, इसका मतलब एक कोड भी दोनों का मैच कर रहा होगा। तो दोनों में नंबर खोजिए कि कौन सा सेम है, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, बैड यहाँ भी है, बैड यहाँ भी है, यानी बैड का कोड क्या हो गया आपका, बैड का कोड आपका हो गया 3। क्लियर। चलिए दूसरा तीसरा को कंपेयर किए। अब ऐसा करते हैं, पहला और तीसरा को कंपेयर करते हैं, सिर्फ इस वर्ड का मतलब निकल गया, गुड का कोड पता चल गया तो एंड का कोड भी निकल जाएगा। इस दोनों में देख लीजिए, कंपेयर करिए, कॉमन क्या है, गुड। चलिए तो गुड यहाँ भी है, गुड यहाँ भी है, इसका मतलब इस दोनों में एक नंबर भी सेम होगा। तो नंबर देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। अब देखिए हमें क्या बताना था, इसमें एक नंबर बचा है 8 और एक वर्ड भी बचा है एंड, इसका मतलब 8 जो है वह किसका कोड है, एंड का। तो एंड का कोड पूछा था, हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, एंड। 8 का कोड पूछा था क्या होगा, एंड हो जाएगा, सॉरी एंड का कोड पूछा था क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा भी अगर कुछ पूछा होता तो हम निकाल सकते थे इसमें। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए यह क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट से है। बोला है 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 व्यक्ति है, ठीक है, 8 व्यक्ति है। 8 को बैठने के लिए पहले तो आप जगह बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 व्यक्ति को बैठने के लिए जगह बना ली। अब आगे बोला है कि डी बी और जी के बीच में बैठा है। इस लाइन का काम अभी मत करिएगा, हमेशा आप शुरुआत वहां से करिएगा जहां से बाएं दाएं बोले। यहां बोला है कि डी बी और जी के बीच में बैठा है, तो यहां से काम आपका नहीं होना है। एफ ए और एच के बीच में है, यहां से भी हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत नहीं करेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत वहां से करना है जहां से बाएं दाएं बोलेगा। आगे देखिए, ई ए के दाएं दूसरा है, इस लाइन का काम करिए। यहां से दायां बायां बोला गया है, तो यहां से आप शुरू करिए। क्या बोला है, ई ए के दाईं और दूसरे स्थान पर,
तो सबसे पहले पहला व्यक्ति को पूरे अरेंजमेंट में जहां मन करे वहां बिठा दीजिए। तो इस जगह पे हम ए को बिठा दिए और ई जो है ना वह ए के दाएं और दूसरे स्थान पर। तो ए का दाएं पहला, दाएं का दाएं दूसरा, यहाँ पे कौन बैठा है? ई बैठा है। इस तरफ दायां होगा, इस तरफ क्या होगा? बायां होगा। ई को कहाँ बिठाना है? ए के दाईं और दूसरे स्थान पर। ओके, चलिए, इसके अलावा और कहीं कुछ डाटा नहीं है। अब पीछे चलते हैं, क्या बोला था? एफ ए और एच के बीच में, तो ए और एच के बीच में, तो ए यहाँ पे है, एच यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। ए है, एच को तो यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं ना। ए और एच के बीच में हमें किसको बिठाना है? एफ को। तो ए यहाँ पे, एच को यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं, तो एच को हम यहीं डालेंगे। तो ए और एच हो गया, इसके बीच में किसको बिठा देना है? एफ को बिठा देना है। इसका काम हम लोग कर लिए। अब चलिए आगे चलते हैं। डी बी और जी के बीच में, डी कहाँ है? बी और जी के बीच में, मतलब यह तीनों एक साथ बैठेगा। इस तीनों को एक साथ बिठाना है, जिसमें बी और जी के बीच में डी को बिठाना है। तो हो सकता है कि बी यहाँ भी हो या फिर जी यहाँ हो। ऐसा भी हो सकता है कि बी यहाँ हो और जी यहाँ हो, कोई भी हो सकता है। बीच में किसको बिठाना है? डी को बिठाना है। ऐसा हो सकता है ना, बी यहाँ हो, जी यहाँ हो, डी यहाँ पे हो, है ना। डी तो फिक्स है, यहीं पे रहेगा इस दोनों के बीच में। लेकिन है ना, बी बाईं ओर रहेगा तो भी या दाईं ओर रहेगा तो भी, दोनों ही केस में क्या हो सकता है? इस दोनों के बीच में आपका डी हो सकता है। कहने का यह मतलब है ना कि बी और जी यहाँ भी हो सकता है, बी और जी यहाँ भी हो सकता है। कन्फर्म पोजीशन नहीं है आपका बी और जी का। सीधे बोला है कि बी और जी के बीच में कौन बैठा है? डी। तो ऐसे भी हो सकता है, या फिर जी इधर, बी इधर और डी इधर, ऐसे भी हो सकता है। दोनों अरेंजमेंट हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हम बना दिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है? निम्नलिखित में से ए की स्थिति क्या है? ए की स्थिति एफ के बाईं ओर, तो एफ के बाईं ओर नहीं, यह तो गलत हो जाएगा। ई और एफ के ठीक बीच, ई और एफ के ठीक बीच किसकी स्थिति? ए की स्थिति पूछा है कि क्या होगा? ए की स्थिति क्या होगा? तो क्या बोला यहाँ पे? ई और एफ के ठीक बीच। तो ई और एफ के ठीक बीच नहीं, यहाँ पे एक व्यक्ति तो और बैठेगा ना, जो इस अरेंजमेंट में नहीं आया है अब तक वह बैठेगा। आगे चलिए, तो यह भी नहीं होगा। एफ के दाईं ओर, हाँ, ए की स्थिति पूछा है, एफ के दाईं ओर, यह हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। एक व्यक्ति यहाँ पे बचा हुआ है, देखिए एक सीट बचा हुआ है और इसमें एक व्यक्ति भी बचा हुआ है, तो उस व्यक्ति को आप बिठा लीजिए। और व्यक्ति कौन सा हो सकता है? तो ए बी सी देख लीजिए, सी को नहीं बिठाए थे ना, तो यहाँ पे हम किसको बिठा लेंगे? सी को बिठा लेंगे। हालांकि इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। आगे चलिए, इसमें हमें क्या चुनना है? विषम चुनना है, और चुनना है कि इन सब में विषम कौन है। नंबर ए में देखिए I3, तो I होता है 9 नंबर पे, 9/3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे चलिए, L कितना पे होता है? 12 नंबर पे, 12/3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, L 12 पे 12/3 4 हो जाएगा। उसी तरह से R 18 पे 18/3 6 हो जाएगा। O 15 पे 15/3 क्या होना चाहिए था? 5, यानी यही विषम है। तो C वाला जो है ना वो आपका विषम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए में ही C वाला, जो वैल्यू C का है वही आपका विषम है। सब में क्या किया है? I का वैल्यू 9 में 3 से भाग करेंगे 3, L 12 में 3 से भाग करेंगे 4, R 18 में 6 से भाग करेंगे 3, O 15 में 3 से भाग करेंगे 5। ठीक है, यहाँ 5 होना चाहिए, नहीं है, यानी सबसे विषम यही है। सी वाला जो है वही सबसे विषम है। तो हमारा आंसर विकल्प ए होगा, क्योंकि विकल्प ए ही सी को दर्शा रहा है। अगले क्वेश्चन में आइए, यह आपका एनालॉजी से क्वेश्चन है। क्या सवाल है देख लीजिए। ट्रेड के लिए इतना कोडिंग किया गया है, देखिए किस तरीके से। टी 20 पे, यू 21 पे, +1, क्या किया यहाँ? +1। R 18 पे, Q 17 पे, -1। देखिए +1 -1 +1 -1 चला है। तो आगे भी आप करिए। P आपका 16 पे 16 और 1 17 Q हो जाएगा। 12 पे 12 - 1 11 K हो जाएगा। A और 1 B हो जाएगा। एक कम करेंगे, 20 है ना, 19 क्या होगा? S हो जाएगा और F हो जाएगा। तो QBSF, Q के BSF, आंसर क्या होगा? विकल्प B होगा। हुआ क्या था इस क्वेश्चन में कि पहला लेटर में +1, दूसरा में -1, फिर +1, फिर -1, यही सीरीज आपका चला था। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अल्फाबेटिकल सीरीज से है। बी 2 नंबर पे, 2 और 2 4 और 2 6, तो आगे 8 नंबर वाला यानी H से शुरू होने वाला ऑप्शन आंसर होगा। H से शुरू होने वाला यह ऑप्शन नहीं है, यह ऑप्शन नहीं है, इसी दोनों में से कोई होगा। आगे 8 और 2 10 और 2 12, 2 14, H के बाद क्या आएगा? N। H के बाद N वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। तो मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू, जय हिंद।